हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीएचएसएल टीयर 1 एग्जामिनेशन 2024 में ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान रखिए कि ये इसमें इस सीरीज का पार्ट 2 है, यानी कि केवल ज्योमेट्री के लिए मैं बात करूं तो पार्ट 2 है। इसका मतलब कि पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया गया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो जरूर से देख लीजिए। सारे क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ये पार्ट 2 है तो इसमें अगर आप सोचोगे कि कंप्लीट क्वेश्चन मिल जाए तो शायद नहीं मिले। लेकिन अगर आप कंपाइलेशन वीडियो देख रहे हैं जिसमें सभी पार्ट्स को हम एक साथ कंबाइंड करते हैं तो वहां पर आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी लिखे हुए मिलेंगे। और अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एनके मैथ्स के नाम से, एनके मैथ्स नंदू कुमार के नाम से, वो ज्वाइन कर लीजिए। उसका जो लिंक है ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप मिल जाएगा। वहां से आप डायरेक्ट लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में जाकर क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं एक क्लियर कर दूं, एक क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 22 मैंने पार्ट 1 में भी कवर किया था इसको, लेकिन वहां का जो सोल्यूशन है वो रॉन्ग हो गया, ठीक है। और एक है अपने सब्सक्राइबर जिन्होंने कमेंट करके मुझे बताया कि वहां पर रॉन्ग है। रॉन्ग क्या था कि जो ये 17 डिग्री जो माइनस किया गया था उसको हमने प्लस नहीं किया आखिरी में, इसीलिए आंसर मैच नहीं हो रहा था, ठीक है। तो वो पार्ट 1 में अगर आपने देखा है तो उसको सुधार लीजिएगा, यानी कि उसको इम्प्रूव करके हम यहाँ पर सॉल्यूशन में प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप इस सॉल्यूशन को समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि बाई डिक्रीजिंग 17 डिग्री ऑफ each एंगल ऑफ अ ट्रायंगल द रेशियो ऑफ देयर एंगल्स इज दिस, द रेडियन मेजर ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल। सबसे पहले देखो, अगर मैं इनमें x लगा दूं तो ये मान के चलूंगा कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल, एक 3x है, एक 4x है और एक 7x है। इनका सम जो आएगा वो कितना आएगा देखो। अगर ऐसे ऐड करते हो इनको तो इनका योगफल आएगा 4 3 7 और 7 14x। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये रेशियो तब है जब 17 डिग्री हर एक एंगल से माइनस किया जाता है। अब एक एंगल से अगर 17 डिग्री माइनस करना है और ऐसे ऐसे तीन एंगल्स होते हैं एक ट्रायंगल में, तो हम 3 बार 17 डिग्री को माइनस करेंगे। किस में से माइनस करेंगे? 180 में से, क्योंकि टोटल जो सम होता है वो 180 होता है, लेकिन इनका सम 180 के बराबर नहीं आ सकता है। कारण कारण ये है कि हर एक में से 17 डिग्री को माइनस किया गया है, तो हमें 180 में से 17 का 3 टाइम्स यानी कि 51 माइनस करना होगा, ठीक है। तो 14x की जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी? 129। और हमें बताना है ग्रेटेस्ट एंगल यानी 7x की वैल्यू, तो 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2 से दोनों साइड डिवाइड करना होगा तो ये 129/2। ध्यान रखिए ये डिग्री में है, लेकिन ये वैल्यू कब है? जब 17 डिग्री हम माइनस कर चुके हैं, ठीक है। यानी कि ओरिजिनल जो लार्जेस्ट एंगल होगा इसमें, या फिर ग्रेटेस्ट एंगल आप कह लो, जो ग्रेटेस्ट एंगल आएगा ओरिजिनल, वो इस 7x से कितना ज्यादा होगा? 17 डिग्री ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ये 17 डिग्री माइनस करने के बाद का रेशियो था। और यही मिस्टेक कर रहे थे वहां पर हम, इसीलिए आंसर नहीं आ पा रहा था। तो ये 129/2, इसमें 17 आप ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 163/2। ये डिग्री में है। अगर इसको रेडियन में लिखना चाहते हो तो मैंने वहां भी बताया था कि फॉर्मूला होता है, डिग्री में जो भी वैल्यू है उसको पाई/180 से मल्टीप्लाई करना रहता है। तो ये 163/2, इसको आप पाई डिवाइडेड बाई 180 करोगे तो ये रेडियन में बनेगा। तो ये हो जाएगा 163 पाई/360। इट मीन्स ऑप्शन ए सही है 22 का। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द बेस एंगल्स, द मेजर ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द वर्टेक्स एंगल। देखो, पहले मैं एक डायग्राम बनाना चाहूंगा ताकि आप इजिली समझ पाओ। जैसे ये है अपने पास डायग्राम, डायग्राम भी कलरफुल बनाना चाहिए ताकि देखने में अच्छा लगे। तो ये है अपना एक आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस जिसमें दो एंगल या फिर दो साइड सेम रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि वर्टेक्स एंगल जो है वो 4 टाइम है किसके? सम ऑफ बेस एंगल्स। यानी कि बेस एंगल मान लो अगर ये x है, ये भी x है, तो ये कितना होगा? इनके सम का 4 टाइम्स, इनका सम यानी कि 2x का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा? ये 8x होगा, ठीक है। अब देखिए, हमें ये पता है कि तीनों एंगल का जो सम होता है ये 180 डिग्री होता है, तो हम यहाँ पर तीनों का योगफल ले लेते हैं, यानी कि 8 और एक 9 और एक 10, यानी कि टोटल 10x हमारे हिसाब से बन रहा है। बट अकॉर्डिंग टू द थ्योरम द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये आपको पता होगा कि 180 के बराबर होता है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 0 से 0 काटोगे तो 18
और सबसे पहले हम 8x की वैल्यू निकालेंगे। तो 8x की वैल्यू 18 अठे 144, ठीक है। अब हमें इसका क्या पूछ रहा है, वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 12। बस तो ये आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 25 का बी आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स Q टू साइड PR ऑफ ट्रायंगल PQR विद साइड लेंथ PQ दिया है, PR और QR दिया है। अच्छा बताओ, PQ भी 40 है और PR भी 40 है, ठीक है। इसका मतलब कि ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। पहले PQ और PR को हम सेम बना देते हैं, जैसे ये P है, ये Q है और ये R है। अब ये 40 है और ये भी 40 दे रखा है, ठीक है। और ये दे रखा है आपको तीसरा जो है वो 60 दे रखा है, यानी कि QR 60 दे रखा है, ठीक है। तो ये 60 बन गया। अब ये कह रहा है कि Q से PR पर जो हम एल्टीट्यूड डालेंगे उसकी लेंथ बतानी है Q से। तो Q से हम डाल देते हैं यहाँ पर एक एल्टीट्यूड, Q से मैंने ड्रॉ कर दिया PR पे, ठीक है। इसकी हमसे लेंथ पूछी जा रही है कि इसकी लेंथ बता दो कितनी होगी। अब देखो सबसे पहले, अब देखो एक काम कर सकते हैं, जैसे मैं यहां से भी एक अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दूं। अब चूंकि ये एल्टीट्यूड है, इसका मतलब कि ये हाइट भी है, वही एल्टीट्यूड को मैं हिंदी में बता रहा हूं। तो मैं इसको बोल देता हूं कि ये H1 है और इसको मैं बोल देता हूं कि ये H2 है, ठीक है। अब अगर मुझे H1 की वैल्यू निकालनी है तो आप बताओ कैसे निकाल सकते हैं। तो आप बोलेंगे चूंकि ये दोनों साइड सेम था, तो ऐसे केस में ये जो एल्टीट्यूड खींचा गया ये मीडियन भी है यानी माध्यिका भी है, और ये सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। अब दो बराबर हिस्सों में बांटता है, तो हम ये बोले कि अगर ये 60 है तो ये 30 हो गया और ये 30 हो गया, और फिर पाइथागोरस हम लगा देंगे, ये 40 है और ये 30 है, तो ये H1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 4 5 आपको ट्रिपलेट याद होगा। एक 3 होता है तो एक 4 होता है और एक 5 होता है। लेकिन क्या ये यहाँ पे सही है? अगर आपका आंसर हाँ है तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि ऐसे में जो सबसे बड़ी साइड होती है 5, वो क्या होता है आपका, वो होता है हाइपोटेनस, यानी कि वो कर्ण होता है, जो कि सबसे लंबी साइड। यहाँ पर आप देखोगे कि अगर मैं इसको 50 मान लूं, ठीक है, 3 4 5 में, चूंकि ये 30 है ये 40 है, तो ऐसे आप सोचते हैं कि ये 30 40 और 50 बनेगा। लेकिन बताओ क्या हाइट को हम 50 रखेंगे, यानी कि ये कर्ण से बड़ा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ ट्रिपलेट नहीं सेट हो रहा है, ये ध्यान रखना है। और H1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें पाइथागोरस लगाना होगा, यानी आपको हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस बेस का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, 4 चौके 16 में से 3 तिया 9 गया, तो 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा, ठीक है। और चूंकि ये जीरो है तो स्क्वायर करने पर डबल जीरो, तो ये 700 आ गया, जिसको हम 10 और √7 बोल सकते हैं। ये H1 की वैल्यू आ गई। अब यहां से देखो, अगर मैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालूं, एरिया किस ट्रायंगल का, ट्रायंगल PQR का, मेरे पास दो उपाय है एरिया निकालने का। क्या आप समझिएगा ध्यान से। एक तो अगर मैं चाहूं कि 1/2, अगर मैं हाइट ये यूज करना चाहूं, तो मैं 1/2 और इंटू बेस ये लूंगा, यानी कि 40। तो बेस मैंने ले लिया 40 और हाइट मैंने ले लिया H2। इस बेस पे जो हाइट ड्रॉ किया गया है वो तो H2 है। लेकिन इसी ट्रायंगल का एरिया मैं इस हाइट का यूज करके भी निकाल सकता है हम, ठीक है, H1 का यूज करके निकाल सकते हैं। अगर H1 का यूज करूंगा तो बेस मेरा ये बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि 1/2 इंटू बेस अगर मैं ले लूं 60 को, तो हाइट हमें लेना होगा H1 को, यानी कि 10√7 को। अब काट लो, और इस कॉन्सेप्ट में मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन बता दिया है, अगर पार्ट 1 आपने देखा होगा। तो ये 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये देखो 2 से 20 बार में और ये 3 से 20 बार में। तो H2 की जो वैल्यू आ गई ना आपकी, वो इस 2 से इसको भी 5 बार में काट सकते हो, तो 5 तिया 15 और √7, 15√7, यानी कि ऑप्शन बी सही है। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। 27th की बात करें, ये कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है क्वाड्रिलेटरल, इन विच साइड्स AB एंड BC आर इक्वल। देखो AB और BC इक्वल है, 10 दिया हुआ है। AD और CD ये आपको लेंथ अलग अलग दिया है। AD परपेंडिकुलर है, ठीक है, AC पर AD परपेंडिकुलर है, यहां पर भी शो किया गया है। आपसे पूछ रहा है कि एरिया बता दो इस क्वाड्रिलेटरल का क्या होगा। देखो एरिया निकालना है तो पहले हमारे पास कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लो यहां पर ये 90 डिग्री है, ध्यान समझना, ये क्या है 90 डिग्री।
अब ये 90 डिग्री हो गया, तो इस ट्रायंगल का अगर हम एरिया निकाल लें और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और दोनों को ऐड कर लें, तो वो क्वाड्रिलेटरल के एरिया के बराबर हो जाएगा। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि एरिया अगर आपसे पूछा गया है ए बी सी डी का, तो ये किसके बराबर हो सकता है दोस्त? इसको दो टुकड़ों में बांटना है। ठीक है, दो टुकड़ों में बांटना है और ऐसे दो टुकड़े जिनको फिर से प्लस करें तो उतना ही आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ए डी सी, ये एक ट्रायंगल बन गया और इसमें हम ऐड कर लेते हैं ए बी सी। दोनों ट्रायंगल को हम ऐड करेंगे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला, तो इजीली निकल आएगा। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हाइट की जरूरत है और हाइट एसी है इस वाले में। ठीक है, यहां पर देखोगे कि ये 90 डिग्री है, तो हम इसको अगर हाइट लेंगे तो एसी को ही हम बेस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एसी की वैल्यू पहले निकाल लो। एसी की वैल्यू कैसे निकलेगी दोस्त? तो आप बोलोगे कि ये 5 है और ये 13 है, तो एसी की वैल्यू 12 हो जाएगा। आपको ट्रिपलेट याद होगा, 5, 12 और 13 का। तो 5, 12, 13 से आप समझ पाएंगे कि एसी की वैल्यू आ गई 12। अब यहां से हम डायरेक्ट एरिया लिखते हैं 1/2। एडीसी में देखोगे, एडीसी में ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया, यानी कि हम लिखेंगे 1/2, बेस 5 हो गया और हाइट कितना हो गया 12, और प्लस एबीसी में 1/2। और देखो अब इसको अगर हम बेस लेंगे तो हमें हाइट ये लेना होगा बीई, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो अब एक मुश्किल बढ़ गई हमारे लिए कि हमें बीई हाइट को निकालना होगा। आप ये कतई मत सोचना दोस्तों कि ये बेस और ये हाइट रख के आंसर निकाल दें। ठीक है, गलत हो जाओगे। क्यों गलत हो जाओगे? क्योंकि अगर ये बेस होता और ये हाइट होता तो फिर इसकी वैल्यू कितनी आती? 10√2 आती। आप निकाल सकते हो यहाँ पर पाइथागोरस यूज करके, या फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पता होंगे तो वहां से भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये 10√2 आता, जो कि नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब कि इनमें ये बेस और ये हाइट और ये हाइपोटेनस नहीं है। ठीक है, तो हमें ओवरऑल बीई निकालना होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो बीई एल्टीट्यूड यानी कि हाइट हो जाएगा, और ये बेस आपका 12 को बेस मान ही लेते हैं, बस हाइट लिखना है आपको। अब हाइट कैसे निकालेंगे? हाइट का मतलब बीई की वैल्यू निकालनी है, तो बीई हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो, चूंकि ये 10 है और ये 10 है, तो एक ट्रायंगल में अगर दो साइड सेम है तो इसका मतलब कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी सम द्विबाहु त्रिभुज हुआ। और वैसे में यहां से अगर हम वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे एक लाइन यानी कि एल्टीट्यूड, तो वही मीडियन भी होगा, और ये अगर 12 है तो ये 6 और ये 6 बनेगा। तो बीई की वैल्यू आपकी आ जाएगी, यहां से देखो अब 90 के सामने 3, 4, 5 ट्रिपलेट लग सकता है। कैसे आप समझना है? जैसे देखो 3, 4, 5 अगर मैं इसको डबल करूं तो ये कितना बनेगा? आप बोलोगे 6, 8 और 10। तो ध्यान दो, यहाँ पे ये 10 है 90 डिग्री के सामने, यानी कि ये आपका हो गया एच की वैल्यू, कर्ण हो गया हाइपोटेनस, ये बेस हो गया 6, तो एक 8 जो बचा वो हाइट हो गया, यानी बीई की वैल्यू 8। या फिर आप यहाँ पर पाइथागोरस लगा सकते हो, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे 8 पुट कर लो, अब काट लो। जैसे 2 से ये 6 बार में कट जाएगा, ये 2 से 6 बार में, 6 अठे 48 और 6 पचे 30, 78 आ गया। 78 का मतलब ऑप्शन ए। आई होप कि आप बात समझे होंगे। थोड़ा मैं स्लो चल रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये क्लियर रहे आपको। अगले सवाल की बात करें दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है जिसका साफ सुथरा चित्रण मैंने यहाँ पर किया हुआ है। ए बी जो है वो सीई के पैरेलल है, ये साफ समझ पा रहे हैं कि ए बी सीई के पैरेलल है। अच्छा, ए बी अगर सीई के पैरेलल है और इसमें ये भी दे रखा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ए जी जी डी डी एच और एच बी, ए जी जी डी डी एच और एच बी ये सब क्या है? बराबर है। ठीक है, यानी कि ये वाला इसके बराबर है। चलो मान लो मैं कुछ नाम लिख ही देता हूं। जैसे मैं ये बोलूं कि ये x है, तो ये भी x है और ये भी x है और ये भी x है और फिर ये 2x है, और ये 90 डिग्री है अपने पास और ये भी 90 डिग्री है। कुछ और बता पाएंगे? देखो ये 2x और ये 2x, यानी कि ये एक आयत हो गया जिसमें लंबाई 2x है, ये बात आप समझ पा रहे हैं। अच्छा, और कुछ निकालना हो आगे? ये भी कह रहा है, देखो नहीं, आगे कुछ कह ही नहीं रहा है। अब कुछ और समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो आगे उसको समझेंगे। पहले आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से सही कौन है, यानी कि ये आपको अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं, सही कौन है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप ऑप्शन पे ध्यान दें। ऑप्शन में जैसे कह रहे हैं पहला और दूसरा सही है, ओनली फर्स्ट, फर्स्ट एंड थर्ड, और लास्ट में है आपका ऑल द थ्री। तो सबसे पहले आप देखो कॉमन क्या है, तो आप बोलेंगे कि कॉमन यहाँ पर पहला वाला है। पहला वाला सभी में दिया गया है। अब पहला वाला चूंकि सारे ऑप्शन में है और सारा ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, इसका मतलब कि एक तो हर एक में है, यानी कि एक तो 100% सही है। तो पहले वाले को सही मान लो, इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है। बचा अब दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा की सेकंड वाले की अगर हम बात करें
तो सेकंड वाले में कह रहा है। अच्छा, सबसे पहले ये समझ लो कि यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, यानी कि सर्वांगसम। कॉन्ग्रुएंसी का क्या कंडीशंस होता है? कंडीशन होता है कि मान लो अगर ये दो ट्रायंगल हैं अपने पास, एक पी क्यू आर है और एक है आपका ए बी सी, तो ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट तभी माने जाते हैं, यानी कि ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीसी ये तभी होगा जब या तो तीनों साइड सेम हो, या फिर एक साइड एक एंगल और एक और साइड, यानी दो साइड और एक एंगल सेम हो, या फिर दो एंगल और एक साइड सेम हो। ठीक है, ये तीन कंडीशन हो सकता है। ठीक है, और एक आपका आर एच एस वाला भी चलता है, जो कि आपका होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। उसकी यहाँ पर जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट आ जाते हैं। देखो, अब हम मिलाते हैं पहले वन बाई वन करके। जैसे यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन को हमें चेक करना है, ठीक है, या फिर थर्ड को भी चेक कर सकते हो, लेकिन पहले सेकंड को चेक करते हैं। बताओ, पहले इन दोनों को चेक करो कि क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि क्या सी डी डीई के बराबर है। पहली बात ये देखो, सी डी डीई के बराबर है या फिर नहीं है, ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। दूसरा कि डीई जो है वो ईबी के बराबर है। देखो, डीई ये ईबी के बराबर है या फिर नहीं। अब अगर यहाँ पर ध्यान से आप एनालाइज करोगे, हालांकि इसमें ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं। देखो, ये वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है, और एक ये वाला पार्ट है, और तीसरा ये रेड वाला पार्ट है। ये तीनों ही पार्ट क्या है, एक दूसरे के बराबर है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट है। अब आप पूछोगे कैसे, तो मैं बोलूंगा कि देखो, इनका एरिया समान है। कैसे एरिया समान हुआ? तो बहुत ध्यान से आप समझना। जैसे बेस तीनों में सेम है, अगर मैं बेस की बात करूं, इसमें बेस क्या है 2x, ठीक है, यहां पर भी बेस 2x है। इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं सी डी ई, और ये जो अगला ट्रायंगल है यहां पर भी बेस 2x है। तो बेस सभी में सेम है, जो कि 2x 2x 2। अब देखो, बेस तो सेम है। आपको पता है कि एरिया दो चीजों पे डिपेंड करता है, बेस पे और हाइट पे। बेस सेम हो गया। अब बात करें अगर हाइट की, तो आप देखेंगे कि इस ट्रायंगल में ये हाइट है, ठीक है, बाकी यहां पर ये वाली हाइट है, और इसमें ये हाइट है। अब चूंकि ये एक रेक्टेंगल है, या फिर सीई और ए बी पैरेलल है, तो आपको पता होगा कि दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा ही सेम होता है। ठीक है, तो ये दोनों लाइन चूंकि पैरेलल है, तो डिस्टेंस यहाँ पे लो या फिर यहाँ लो या फिर यहाँ लो, ये तीनों सेम होगा, यानी कि हाइट भी क्या हो गया आपका, इक्वल हो गया। अब चूंकि हाइट इक्वल है और बेस इक्वल है, इसका मतलब कि एरिया इक्वल हो गया। एरिया इक्वल हो गया तीनों का, यानी कि आकार सेम है। अब देखो, शेप आपका और साइज अगर सेम है, तो इसका मतलब वो कॉन्ग्रुएंट है। तो ये बात तय है कि ए सी डी और सी डी ई और साथ ही साथ डी ई बी, ये तीनों ही क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, जो कि यहां पर लिखा गया है सी डी ई ये इसके और इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि दूसरा भी सही है। ठीक है, तीसरे की अगर हम बात करें तो एच एफ और बी। अब यहां पर जरा ध्यान देना आप कि क्या एच एफ ए एफ के बराबर है। तो देखो, एच एफ ये वाली लाइन है, यहां पर देख लो, एच एफ ये वाली लाइन है और ए एफ ये वाली लाइन है, तो क्या ये बराबर है? ये आप देख के कह सकते हैं कि ये बराबर नहीं है। जी एफ को अगर एच एफ के बराबर किया था तो हम मान लेते, लेकिन ए एफ और एच एफ बराबर नहीं है। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। तो केवल पहला और दूसरा यही सही है, और पहला और दूसरा ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हुआ। आई होप कि आप बात को भली भांति समझ पाए होंगे। अगला सवाल जो कि 29 नंबर है, द मेजर ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर टू द सम ऑफ इट्स मीडियन। देखो, अगर मैं मान लूं, मानना नहीं है, मैं डायग्राम ही ड्रॉ कर देता हूं। मान लो जैसे ये हो गया आपका, ये नहीं, ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसके तीनों ही कोण या फिर तीनों ही साइड बराबर होते हैं। ए बी सी नाम रख लिया हमने, और हर एक साइड इसमें 16 दे रखा है। अब सबसे पहले देखो, पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होता है, सम ऑफ साइड, यानी कि 16 या 48, 3 ये होता है रेशियो। फिर ये कह रहा है मीडियन, यानी कि m1 प्लस m2 प्लस m3। आपको ये तो पता होगा कि मीडियन इसमें तीनों सेम रहता है। जैसे ये लाइन में ड्रॉ करूं अगर, तो यही मीडियन होगा और यही हाइट भी होगा। हाइट कैसे निकालते हैं, √3/2 और इंटू का साइड। तो ये √3/2 और इंटू का 16, तो 2 8 16 के, यानी कि ये 8√3, और इसका 3 गुना। 3 गुना क्यों? क्योंकि तीन ऐसे मीडियन होंगे, तीनों का योगफल, तो हमने 3 गुना कर दिया, तीनों ही बराबर होगा। अब 8 या 24 दूना 48, तो ये 2 और √3 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही होगा।
देखें दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। एंगल ए और एंगल सी जो है वो एक्यूट एंगल है, ये तो ऐसे भी एक्यूट ही रहते हैं। आगे कह रहा है कि कॉसेक ए की वैल्यू 2√2 दे रखा है, और साथ ही साथ आपसे ये लंबी चौड़ी वैल्यू पूछी जा रही है। हालांकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक में क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, जब आ गया है तो बहुत ही रेस्पेक्टफुली हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एंगल बी जो है वो आपको बोला गया है कि ये 90 डिग्री है, तो इनको हम ए और सी बोल देते हैं। ठीक है, इसमें कॉसेक ए दे रखा है 2√2। अच्छा, कॉसेक ए बताओ, ए सॉरी पहले कॉसेक की वैल्यू बता दो क्या होती है, तो आप बोलोगे साइन का अपोजिट है, यानी कि ये h/p है, जिसकी वैल्यू 2√2 और डिवाइडेड बाई 1 दे रखा है, यही है। यानी h की वैल्यू 2√2 हो गई, तो ये तो तय है कि ये वैल्यू 2√2 होगी। 1 होगा p, यानी कि a के सामने वाला, एंगल का सामने वाला, तो ये 1 हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू भी हम बता सकते हैं कि अब ए बी की वैल्यू क्या रही होगी, तो आप बोलोगे इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस लगा देंगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी √2√2 का स्क्वायर, यानी 2 दूना 4 दूना 8, और माइनस का 1, यानी कि ये आपका गलत निकाला हमने, 2 2 जा 4, 2 जा 8। ठीक है, और 8 माइनस का 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये तो √7 आ रहा है। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करके देखते हैं। आपसे पूछा गया है कि बता दो साइन ए। ठीक है, साइन ए कितना हो जाएगा आपका p/h, यानी कि 1/2√2। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि देखो 1/2√2, और इंटू का कॉस सी, यानी कि सी के हिसाब से कॉस कितना होगा आपका b/h, यानी कि 1/2√2। तो ये भी 1/2√2 ही हुआ, और प्लस कॉस ए के हिसाब से कॉस कितना होगा ab/2√2। ए बी है √7, तो ये √7/2√2, और इंटू का है साइन सी। तो साइन में सी निकालोगे तो p/h, इसके हिसाब से पी ए बी बनेगा, तो ये √7/2√2। तो ऊपर देखो ये √7 इंटू √7, यानी कि केवल 7 बना, और +1, यानी कि ऊपर 8 आ गया, और नीचे 2√2 का डबल, यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो ये काट पीट के 1 आ गया, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं। एक त्रिभुज एबीसी में ए बी की वैल्यू 6 है, बीसी की वैल्यू 8 है, और ए सी दे रखा है। अच्छा देखो, क्या इन तीनों को आप तीनों वैल्यू को देख के कुछ समझ पाए, कुछ दिमाग लगा पाए? अगर आपका जवाब ना है तो आप यहां पर समझिए, जैसे ये 6 है, 8 है और 10 है। अगर हम इनको रेशियो लें, इनका रेशियो, तो रेशियो बनेगा 3, 4 एंड 5। अब 3, 4, 5 को देख के आपको ये पता चल गया होगा कि ये क्या है, ये ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, ट्रिपलेट का मतलब कि ये तीनों ही साइड एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब ये जब तय हो गया तो हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर मैंने ये डायग्राम बना दिया। ठीक है, अब इसमें आपका सबसे बड़ी साइड एसी है, तो ये मैंने मान लिया कि ये एसी है, जो कि 10 है, और फिर ये बी बच गया, तो बीसी 8 दे रखा है, और ए बी आपको 6 दे रखा है। ठीक है, अब ये कह रहा है एम एसी पर एक पॉइंट है, यानी एसी पर कोई पॉइंट एम मान लिया हमने कि एम कोई पॉइंट है। लेट्स से दिस इज द पॉइंट। ठीक है, और अब बी से मिलाने के लिए भी कहेगा, तो हम पहले ही मिला देते हैं, बी से किसको, एम को हमने मिला दिया। आगे क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा। आगे बोला गया है कि बी एम 5 है, बी से एम की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप बोलोगे कि ये वैल्यू है 5। ठीक है, अच्छा बिंदु डी के साथ एक त्रिभुज बी एम डी बनाया गया है। डी कहाँ है लेकिन इसमें, बी एम डी एक त्रिभुज बनाया गया है, इसे कहने का मतलब ये है। ठीक है, एबीसी में ये सब ठीक है। एसी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि बीएम की वैल्यू 5 हो गई, बिंदु डी के साथ एक त्रिभुज बीएमडी बनाया गया है, और त्रिभुज बीएमडी एबीसी के समरूप है। बीएमडी, तो चलो मान लो बीएमडी अगर त्रिभुज बनाना है तो डी कहीं एक पॉइंट होना चाहिए, किसी भी तरफ हो सकता है, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। आगे इसमें ये चीज आपको दे रखा है कि बीएमडी जो है वो ट्रायंगल एबीसी के क्या होगा, सिमिलर होगा। अब देखो सिमिलर दे रखा है, और ये भी दे रखा है कि ये चीज अब सिमिलर है तो भुजाएं समानुपाती होंगी, यानी कि ये दे रखा है कि बी एम बाई ए बी जो है वो बी डी बाई ए सी के बराबर है,
और BD की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो आगे डायग्राम में हमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी सेट करके दे दिया, तो हम इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो BM की वैल्यू 5 है, तो हमने रखा 5 डिवाइडेड बाई AB जो कि 6 है, और BD ये तो हमें बताना ही है, और डिवाइडेड बाई AC वो 10 है। तो ये हो गया 10×5=50/6, तो x की वैल्यू आ गई 50/6, जिसको आप बोल सकते हैं 25/3। तो ये ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है बराबर लंबाई वाले जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, लेकिन सदैव वृत्त के केंद्र पर समान कोण आंतरित नहीं करती हैं। ठीक है, मतलब समझिए, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूं। जैसे इसमें बोला गया है कि एक सर्कल है, लेट से इस सर्कल में आपको बोला गया है कि दो ऐसी कॉर्ड्स हैं जिनका लेंथ सेम है। सेम लेंथ के दो कॉर्ड्स हैं, मान लो ये एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है। दोनों जो कॉर्ड है इनका लेंथ सेम है, यानी कि ये एक्स है तो ये भी एक्स है। अब ये कह रहा है कि अगर दो सेम लेंथ के कॉर्ड्स हैं यहां पर, तो पहली बात इसमें बोला गया है कि दोनों ही सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होंगे, यानी कि अगर इनका लेंथ सेम है तो सेंटर से जितना डिस्टेंस इसका अगर h है तो इसका भी डिस्टेंस h ही बनेगा। तो ये पहली बात जो है ये तो ट्रू है। ठीक है, यानी कि दो सेम लेंथ की अगर आप ड्रॉ करोगे कॉर्ड्स को किसी भी सर्कल के अंदर, तो उनका लेंथ सेम होने पर वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पर ही होते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से सेम रहता है। ठीक है, इसी में दूसरा पॉइंट बोला है सदैव वृत्त के केंद्र पर समान कोण आंतरित नहीं करती हैं। इसका मतलब कि ये जो दोनों ही कॉर्ड्स हैं ये सर्कल के सेंटर पे ऑलवेज सेम एंगल नहीं बनाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल ये है वही एंगल ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, जबकि ये होता है सही, यानी कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है सेकंड वाला वो गलत हो गया। ठीक है, जब भी सेम लेंथ का दो कॉर्ड आप ड्रॉ करोगे तो उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से सेम रहता है, और साथ ही साथ वो सेंटर पे सेम एंगल बनाते हैं। कारण आपने कई बार पढ़ा भी होगा, जैसे एक सर्कल में देखो, एक ये मान लो कॉर्ड है, तो ये सर्कल में कहीं भी सर्कल पे सेम एंगल बनाती है, यानी ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। और सेंटर की बात करें तो सेंटर पे इसका डबल यानी 2 थीटा बनाता है। ठीक है, अब इसी लेंथ का अगर ये एक्स है, इसी लेंथ का मान लो मैं यहां पे ड्रॉ कर दूं अगर कोई दूसरा कॉर्ड, तो इसके लिए भी ये सेम फॉर्मूला लगेगा, यानी सेम थ्योरम इस पर भी लागू होगा, और इसके द्वारा भी बनाए गए एंगल इसी के बराबर होंगे, और सेंटर पे फिर उतना ही एंगल बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये पहला वाला गलत हो गया, और गलत होने का कारण क्या है कि इसमें पहला लाइन तो सही है लेकिन दूसरा लाइन गलत हो गया एंगल के बारे में जो बोला गया है। दूसरा बोल रहा है यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो स्पर्श बिंदु दोनों केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर स्थित होता है। कहने का मतलब यह है कि दो सर्कल एक दूसरे को अगर टच करते हैं, जैसे मान लो ये एक सर्कल हो गया, ठीक है, एक और सर्कल मान लो मैंने ये बना दिया, तो इसमें कह रहा है कि जो इनका टचिंग पॉइंट है ये वाला, जहां पर ये एक दूसरे को टच करते हैं, ये पॉइंट हमेशा क्या होगा, दोनों के, जैसे मान लो इसका सेंटर मान लो ये है ए, इसका सेंटर बी है, तो ये कह रहा है कि दोनों को मिलाने वाली लाइन के ऊपर ही आएगा ये आपका जो इन दोनों का टचिंग पॉइंट है वो। तो बताओ स्पर्श बिंदु, यानी कि ये बिंदु P की बात कर रहे हैं, तो क्या ये हमेशा AB पर ही आएगा, तो ये बात डेफिनेटली ट्रू होगा, चाहे ये इंटरनली क्यों नहीं इसको इंटरसेक्ट सॉरी टच कर रहे हो, यानी कि ये मान लो सर्कल ऐसे है और दूसरा सर्कल इसके अंदर भी रहता, अगर इस तरह से भी टच करता, तो भी हम बोले कि देखो ये जो इसका पॉइंट है P, जहां पर दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर इन दोनों के ही, देखो अब जैसे मान लो यहां पर इसका ये सेंटर हुआ और इसका ये सेंटर हुआ, ठीक है, ये मैं मान के, अब यहां पर भी देखोगे आप, तो इसको अगर हम मिलाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये P इस पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। बाकी तीसरा देखोगे तो चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के कोणों का योगफल 180 डिग्री बता रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जैसे ये मान लो सर्कल है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो 180 डिग्री जो बनता है एंगल, ये इनके अपोजिट एंगल्स का सम होता है, यानी ये x है और ये y है, तो x प्लस वाई 180 होता है, ना कि चारों कोणों का योगफल 180। चारों कोणों का योगफल कितना होगा, 360 डिग्री। अगला सवाल, वृत्त के एक ही खंड में चाप द्वारा आंतरिक कोणों का अनुपात 2:1 बिल्कुल नहीं होता है, तो ये भी गलत है।
ऑप्शन बी आपका सही हो गया। अगला सवाल है, एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें दो मीडियन एडी और बीई एक दूसरे को जी पर बाइसेक्ट करते हैं। एडी बीई दिया गया है और बीडी पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूं, ध्यान से आप समझिएगा। और दो मीडियन की जरूरत है तो मैं दो मीडियन भी यहां पे ड्रॉ कर दूंगा। जैसे एक मीडियन मान लो मैंने ये बना दिया और एक मीडियन मैंने ये बना दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मान लो एडी एक मीडियन है तो मैं इसको ए मान लेता हूं और एक बीई। तो ए बी सी हो गया, बी से ई एक मीडियन है और ए से डी एक मीडियन है, ठीक है ना। और ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट जी पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब इसमें ए डी 18 दे रखा है, ए से डी 18 है और बी से ई 12 है, यानी बीई 12 है। तो आपसे बी डी पूछ रहा है कि बी से डी की लेंथ बता दीजिए कि क्या होगी, ठीक है। अच्छा एक चीज समझिए, आप यहाँ पर यह भी बोला गया है कि ये दोनों समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखो आपने ये कभी ना कभी पढ़ा होगा कि एक ट्रायंगल में अगर हम एक मीडियन को ड्रॉ करते हैं तो इसका जो सेंटर होता है जिसको हम इन सेंटर बोलते हैं, या फिर इन सेंटर नहीं सॉरी सेंट्रॉइड जिसको हम बोलते हैं, यानी कि केंद्रक, ये हमेशा इसे 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब कि ये अगर 2 होगा तो ये 1 होगा, यानी कि ये टोटल वैल्यू अगर एडी को मैं 3 बोलूं तो क्वेश्चन में एडी की वैल्यू 18 है, यानी कि ये 6 गुना है। तो मैं ये बोलूंगा कि इसका मतलब ये भी 6 टाइम्स होगा, यानी 6 टू जा 12 और ये भी 6 टाइम्स, तो ये 6 हो गया। और वही फॉर्मूला यहाँ भी लागू होगा, ये भी चूंकि यहाँ पे सेंट्रॉइड है तो इसको भी 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो टोटल बीई की वैल्यू 3 आ रही है, लेकिन यहाँ पर 12 है 4 टाइम्स, तो ये भी 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये 8 आएगा और ये 4 आएगा। अब हमें ये लेंथ बतानी है, तो ये 6 है और ये 8 है, तो ये कितना होगा। देखो ये 3 दूना 6, ये 4 दूना 8, तो ये 5 दूना 10, यानी ऑप्शन सी 3 4 5 का ट्रिपलेट लग गया। या फिर आप यहाँ पर बीडी की वैल्यू को ऐसे भी बता सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने है तो इसकी वैल्यू पाइथागोरस से 8 स्क्वायर और प्लस 6 स्क्वायर होगा, जो कि 10 स्क्वायर यानी 100 के बराबर आएगा, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। ये कह रहा है कि ओ जो है वो सेंटर है और आर्क पी क्यू आर दे रखा है, जो कि एक एंगल 240 डिग्री का सबटेंड कर रहा है, कहां पर, पॉइंट ओ पर, यानी कि सेंटर पे, ठीक है। पीक्यू को एक्सटेंड किया गया है ए तक, देन एंगल ए क्यू आर। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लो मैंने ये सर्कल बना दिया। इस सर्कल में आपको बोला गया है दोस्तों कि ओ सेंटर है, तो ये ओ हो गया जो कि सेंटर होगा। अब इसमें पी क्यू आर एक आर्क है जो कि ओ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो मान लो मैंने, अच्छा अब बताओ पी क्यू आर, सॉरी 90 डिग्री नहीं 240 डिग्री का बना रहा है। 240 डिग्री तो इस टाइप का हमें बनाना होगा, ठीक है। ये हो गया आपका एंगल, ठीक है, या फिर आप सेंटर बोल दो ओ। अब ए क्यू आर, पी क्यू आर दे रखा है, पी क्यू को ए तक बढ़ाया गया है। तो मान लो अगर मैं ये बोलूं कि ये पी है और ये क्यू है, ठीक है, पी क्यू और आर। अब ध्यान दीजिए, मैं इसको डायग्राम को मुझे लगता है कि इधर बनाना चाहिए था हमें, तभी जाके ये अच्छे से डायग्राम बनेगा। तो मैं इसको यहां रख देता हूं। मान लीजिए आप कि ये P है, ये Q है और ये R है, ठीक है। और ये सेंटर हो गया आपका। तो अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब PQR जो आर्क है ये इस पर कितना एंगल बना रहा है, 240, ठीक है ना। ये सेंटर हो गया O। कह रहा है कि PQ को अगर आगे बढ़ा दें, यानी कि ये लाइन जो PQ है इसको मैं आगे तक बढ़ा दूं। आगे कहां तक बढ़ा दूं भाई, A तक बढ़ा दूं। तो ये कह रहा है तब ए क्यू आर कितना बनेगा, यानी कि ए क्यू और आर, यानी इसको मैं मिला दूं तो ये वाला एंगल कितना होगा, एंगल ए क्यू और आर। अब एक बात तो आप समझ पाए होंगे दोस्तों कि मान लो अगर मैं इस यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं, कौन सी लाइन, ये पी और आर को मान लो मैंने मिला दिया, तो पी आर एक कॉर्ड हो गया। और इस कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, अगर मैं पूछूं आपसे कि यहां पे कितना एंगल बनेगा, तो आप क्या बोलेंगे कि देखो दोस्त ये जो सेंटर पे एंगल बनेगा ये 360 माइनस 240 होगा। क्यों 360 में से 240 को माइनस करेंगे, क्योंकि एक सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बनता है ओवरऑल, और 240 अगर ऑलरेडी बना है तो जो बच गया वो 360 माइनस 240, यानी कि 60 और 60 120, तो ये एंगल 120 का होगा। और आपको मैंने अभी अभी बताया किसी क्वेश्चन में पिछले
कि सेंटर पे अगर कोई भी कॉर्ड थीटा एंगल बनाएगा तो उसका हाफ बनता है कहाँ पे दोस्तों, सर्कल पे। तो अगर ये 20 है, 120 है, तो यहाँ पे कितना होगा, 60 होगा। अब देखो ये अगर 60 है और ये लाइन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी आप समझ रहे हैं। और एक स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है टोटल। तो अगर ये 60 है तो ये 120 होना चाहिए, तभी तो ये 180 डिग्री इस स्ट्रेट लाइन पे बनेगा ना। तो सीधी सी बात है कि जो हमसे पूछा गया है वो 120 डिग्री होगा। आई होप कि आप बात समझ। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, लेंथ of the portion of the straight line 5x प्लस 12y, ये 60 दे रखा है और ये कह रहा है आपको बताना है अंतःखंडित, जिसको हम इंटरसेप्टेड बोलते हैं, इसकी लेंथ बतानी है। दोनों अक्षों के बीच की जो इंटरसेक्टेड भाग है, देखो कैसे निकलेगा, पहले मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूं। मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, देखो ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये आपका हो गया इसका ओरिजिन, यानी कि जिसको हम 0 0 बोलते हैं वो। अब देखो मूल बिंदु आप बोल सकते हैं। अब इसमें क्या है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है ये इस इक्वेशन के लिए है, ठीक है। एक इक्वेशन की लाइन ऐसे ड्रॉ की जाती है। इस लाइन को आप बोल सकते हो कि ये 5x प्लस वाई इस लाइन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। 5x प्लस 12y इक्वल टू 60। सबसे पहले हमें इस ऑर्डिनेट को और इस ऑर्डिनेट को निकालना होगा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ निकालनी होगी। सबसे पहले इंटरसेप्टेड समझ लो। इंटरसेप्टेड का मतलब अगर मैं इसको ए और इसको बी बोलूं तो ओवरऑल हमसे ए बी की लेंथ पूछी जा रही है। ये बात आप समझ गए होंगे, चूंकि ये क्वाड्रेंट है तो ये 90 डिग्री है। अब बस ए ओ और ओ बी हमें निकालना है, फिर हम ए बी इजिली बता सकते हैं। तो ध्यान दो, जैसे ये हमारे पास है 5x और प्लस 12y इक्वल टू 60। अब मान लो अगर मैं x को 0 बोलूं दोस्त तो y कितना होगा, x को अगर 0 बोलूंगा तो ये पूरा पोर्शन 0 होगा और 12y की वैल्यू 60 हो जाएगी, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो देखो जब x 0 लिया, y एक्सिस पे x 0 ही रहता है, तो y एक्सिस की वैल्यू कितनी आई, 5। यानी कि आप ये समझ लो ये वैल्यू 5 हो गया। वैसे ही जब हम y को 0 लेंगे दोस्त, y को अगर मैं 0 बोलूंगा तो 5x की वैल्यू 60 होगी, यानी x की वैल्यू 12 हो जाएगी, तो ये वैल्यू 12 हो गया। अब ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा, 13। सीधी सी बात है, तो ऑप्शन ए निकल आया। 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। अदरवाइज आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। आप बोलोगे ए बी की वैल्यू जो होगा वो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। राइट, आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे। 36 में दो अलग अलग आपको रेखाएं दे रखी हैं जो कि बिंदु इतना पर स्थित हैं, तो के की वैल्यू हमें बतानी है। बिंदु इतना पर, अच्छा प्रतिच्छेद बिंदु इतना पर स्थित है। प्रतिच्छेद का मतलब कि इंटरसेक्शन ऑफ लाइन जो है, जैसे मान लो मैं ड्रॉ करूं आपको पिछले जैसा ही डायग्राम कुछ बनेगा। इसमें मान लो ये कह रहा है दो अलग अलग रेखाएं हैं, यानी कि मान लो मैं एक रेखा को ऐसे बना देता हूं और एक रेखा को मैं बना देता हूं, किस तरीके से बना दे, इस तरीके से मान लो मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब एक लाइन आपका एल है और एक लाइन क्या है, एम है। तो दोनों का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोल रहा है कि ये वाई को प्रतिच्छेद बिंदु इस पर स्थित है, यानी कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो वाई है वो इस लाइन पर स्थित है। तो चलो इसको हटाते हैं, अभी ऐसे डिनोट नहीं करेंगे हम, बस वाई लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये इस लाइन पर, ये लाइन का इक्वेशन है, और यानी कि यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो उस लाइन पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमें के की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अगर दो अलग अलग लाइन ड्रॉ किया गया है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, दोनों ही इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे और एक्स और वाई की जो वैल्यू निकलेगी वही ऑर्डिनेट यहां पर होगा, किसका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। तो एक्स वाई की आप वैल्यू निकाल लो। अब जैसे ही हम एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और के की वैल्यू निकल आएगी। तो चलो पहले इनको सॉल्व करो। एक है आपके पास एक्स प्लस वाई जिसकी वैल्यू 2 है, दूसरी तरफ है 2x माइनस वाई जिसकी वैल्यू 1 है। अगर दोनों को प्लस करोगे आप तो ये कैंसिल आउट होगा और ये 3x की वैल्यू 3, यानी x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तभी तो ये एक और एक 2 होगा, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू 1 1 आ गई। तो हम यहाँ पे अब पुट कर देते हैं, y की जगह पर मैंने 1 रख दिया दोस्त, और k x की जगह पर 1 रखेंगे तो ये k ही बचेगा और प्लस का 5। तो यहां से k की वैल्यू आ गई माइनस का 4, जो कि ऑप्शन ए में है। आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आप समझ पा रहे हैं, तो वीडियो को जरूर से लाइक करें दोस्तों, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब।
और कमेंट जरूर करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 37th नंबर, द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑफ द इक्वेशन। यार ये सारे क्वेश्चन मुझे लगता है कि ज्योमेट्री में ना दे करके इनको हमें कंसीडर करना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, लेकिन कोई बात नहीं, अब आ गए हैं तो सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है, तो ये 6x और प्लस 8y माइनस 48 इसकी वैल्यू 0 है, और x अक्ष और y अक्ष के बीच की अवरोधन की सबसे छोटी लंबाई हमसे पूछी जा रही है। अब एक मैंने आपको इंटरसेप्ट वाला कॉन्सेप्ट बताया था, बिल्कुल उसी के जैसा आप इसे बना सकते हैं। मान लो ये वो लाइन है, और फिर से हम वैसे ही समझेंगे, ये O है, ये A है और ये B है। तो हमें देखो इंटरसेप्ट पूछ रहा है, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये आपका इंटरसेप्ट जो हो रहा है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ, यानी कि हमें ए बी बतानी है यहाँ पर। ठीक है, तो वैसे ही पहले जैसे मान लो इस इक्वेशन को जरा अच्छे से लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 6x और प्लस 8y की वैल्यू 48। जैसे ही मैं x को 0 लूंगा तो y कितना हो जाएगा, 8 छक्के 48, और अगर y को 0 लूंगा तो x कितना हो जाएगा, 6 अट्ठे 48। यानी कि y की वैल्यू आपकी 6 है और x की वैल्यू 8 है, तो ये कितना होगा, 10 होगा। 3 4 5 का डबल किया गया है, ट्रिपलेट, या फिर आप पाइथागोरस लगा दो, तो 10 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल, ट्रायंगल एबीसी में ओ जो है वो कोण बी और कोण ए के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु है। यदि बीओसी दिया है तो बीएओ बताना है। तो पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम। देखिए मान लो ये डायग्राम हो गया, इसमें क्या कह रहा है कि कोण सॉरी ओ कोण बी और कोण ए के समद्विभाजक, देखो यानी कि ये मान लो बी और ये ए और इसको मान लेते हैं सी। अब इसके कहने का मतलब ये है कि इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो और एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर निकालो। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो लाइन है ये बी का एंगल बाइसेक्टर है, और ये जो लाइन है ये ए का एंगल बाइसेक्टर है, और ओ वही पॉइंट है, ओ जो है बी और ए के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु है। यानी कि इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर दोनों का ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो ये O हो गया और हमसे बी ए ओ पूछा गया है, बी ए और O, यानी कि ये एंगल X है, तो इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। सबसे पहले देखो BOC आपको दे रखा है, BOC यानी कि यहां से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो ध्यान दीजिएगा कि आपसे BOC ये एंगल दे रखा है आपको कितना दोस्त, 108। अब अगर ये 108 है तो क्या हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा दोस्त कि किसी भी ट्रायंगल में अगर ये आपका इन सेंटर है आई, तो और ये मान लो ए बी और सी है, तो यहां पर एंगल बी आई सी अगर हम निकालते हैं, जहां पर ये दोनों एंगल बाइसेक्टेड हैं, तो बी आई सी की वैल्यू होता है 90 और प्लस ए बाई 2। यानी कि इसके ठीक पीछे जो एंगल है उसका आधा हम 90 में ऐड करते हैं। वही काम मैं यहां पर करने जा रहा हूं, यानी कि मुझे बीओसी अगर निकालना होगा, यानी 108 की वैल्यू लिखनी होगी, तो हम बोलेंगे 90 और प्लस ए का आधा यानी कि एक्स, क्योंकि ये तो एंगल बाइसेक्टर है, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, तो यहाँ पे एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10 और 8 18। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। बात समझे हैं तो लाइक जरूर करके जाएं। देखिए दोस्त, अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ए बी जो है वो पैरेलल है डीसी के। ठीक है, एक ट्रेपेजियम एबीसीडी में इट इज गिवन दैट ए बी इज ग्रेटर देन डीसी एंड द डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ। सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूं, यानी कि एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर देता हूं। तो मान लेते हैं कि ये वो ट्रेपेजियम है। ठीक है, इसमें कुछ वैल्यूज आपको गिवन है। पहले तो डायगोनल की जरूरत है, तो मैं डायगोनल भी यहाँ पे बना लेता हूँ। जैसे ये पहला डायगोनल हो गया आपको, और ये हो गया दूसरा डायगोनल। डायगोनल ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये पॉइंट ओ हो गया। और ये ए बी जो है वो बड़ा है डीसी से, तो इसको हम ए बी बोल देते हैं, और इसको मैं बोल देता हूँ ए बी सी डी। ठीक है, अब देखो ओ ए की वैल्यू इसमें गिवन है कितना, 3x माइनस 15। तो ये हो गया 3x माइनस 15। ओ बी भी आपको गिवन है कितना है, ये x प्लस 9 है। ओ सी भी आपको गिवन है x माइनस 5 है, और ओ डी भी 5 है। तो ये सारे वैल्यू दे रखे हैं। आपको ये बोला गया है x has two values x1 and x2, then x1 square plus x2 square।
सबसे पहले एक चीज आप समझ लो यहाँ पर दोस्त, जैसे मान लो यहाँ पर इस फिगर में आप ये देखो, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों डायगोनल का। जब भी दो लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करते हैं तो सम्मुख कोण यानी कि शीर्षाभिमुख कोण, जिसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, वो सेम होता है। यानी कि ये एंगल इसके बराबर होगा और उसी तरीके से ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब मैं सीधे तौर पर ये बताना चाहता हूं कि ट्रेंगल ए ओ बी जो है ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल डी ओ सी का। और ये किसी भी आप ट्रेपिज्म में याद भी रख सकते हो। और ऐसे केस में इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी, यानी ए ओ या फिर ओ ए और बटा आप बोलोगे ए ओ बाई ओ सी, आप ऐसे समझ लो, और बी ओ बाई ओ डी, इसको डायरेक्टली भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। ओ ए की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 3x और माइनस का 15। ठीक है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम लिख सकते हैं एक ही बार, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक बनाना है x1 और x2 निकालने के लिए। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, ओ ए गुना में ओ डी, ओ ए और गुना में ओ डी। ओ ए की वैल्यू है 3x माइनस 15, तो मैंने लिख दिया 3x माइनस 15 और इंटू का 5। राइट साइड में आ गया आपका ओ सी और इंटू का बी ओ। तो ओ से सी है x माइनस 5 और इंटू का बी ओ कितना है, तो आप बोलोगे x प्लस 9। मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, 3×5 = 15x और माइनस का 15×3 = 75 और ये हो गया एक्स स्क्वायर। और 9 में से 5 गया तो प्लस का 4x और माइनस 9×5 = 45। तो ये हो गया, देखो इस 15x को उधर ले जाएंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस का 11x और 75 भी जाएगा तो प्लस का 75 माइनस 45, ये कितना हो गया 30 इक्वल टू 0। इसको हम 6 और 5 में ब्रेक कर सकते हैं, 6×5 = 11 भी हो जाएगा और 6×25 30 भी हो जाएगा। तो x की वैल्यू एक 6 आएगी, एक 5 आएगी। हमें दोनों के स्क्वायर का सम बताना है, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये 61 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही है। आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे। आज के आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। ये कह रहा है साइड बीसी जो है एक ट्रायंगल एबीसी में, उसको एक्सटेंड किया गया है डी तक और ये एंगल दिया है और ये एंगल पूछ रहा है। तो डायग्राम बना के हम समझेंगे, ज्यादा दिमाग यहाँ पे नहीं चलाएंगे। ठीक है, तो मैंने मान लो ये एक ड्रॉ कर दिया यहाँ पे ट्रायंगल, जहां लेके आते हैं इसको। इसमें क्या बोला गया है आपसे, देखो कह रहा है कि इसका नाम है एबीसी और बीसी को डी तक बढ़ाया गया है। तो मैं ये मान लेता हूं कि ये अगर बीसी है तो इसको हमने डी तक बढ़ा दिया। ठीक है, ये हो गया ए बी सी और इसको डी तक एक्सटेंड कर दिया गया। सी डी और ए सी सेम है, यानी कि ए सी और सी डी, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर हो गई। बी ए डी दिया है, देखो बी ए और डी, तो इसको भी मिला देते हैं, मिला दिया। देखो बी ए और डी यानी ये पूरा एंगल दे रखा है, कितना है आपको दोस्त, 118 डिग्री। और ए सी बी भी दे रखा है, ए सी और बी ये एंगल भी दे रखा है 80। और आपसे ए बी सी पूछ रहा है, ए बी सी यानी कि ये एंगल पूछ रहा है कि कितना होगा। अब देखो सबसे पहले तो आपको ये चीज समझनी होगी दोस्तों कि अगर बी की वैल्यू हमें बतानी है तो कहीं ना कहीं ये वाला एंगल पता रहना चाहिए, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर हम इस दोनों का सम को माइनस करें 180 में से तो बी की वैल्यू निकल आएगी। तो ये सीधे तौर पर पहला बात हुआ। दूसरा बात कि आप एक चीज तो समझ पाए होंगे दोस्तों कि जैसे ये अगर मान लो एक्सटर्नल एंगल है, यहाँ पर किसी भी ट्रायंगल में आपने ये पढ़ा होगा कि मान लो एक एक्सटर्नल एंगल बनाते हैं, जैसे ये एक्स है और इसकी वैल्यू ए और बी है, तो आपको ये पता होगा कि एक्स की वैल्यू ए प्लस बी के बराबर होता है। तो उसके हिसाब से मैं ये बोलूंगा कि मान लो अगर ये एक्स है और ये एंगल वाई है, लेकिन इसको मैं एक्स ही मानूंगा, क्यों, क्योंकि चूंकि ये दोनों साइड सेम है, तो जब भी किसी ट्रायंगल में दो साइड सेम होते हैं तो उनके सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। तो x और x2x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 80, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। ये बात तय है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एंगल कितना हो गया, 40, और ये 118 पूरा कोण है और ये पूरा कोण 40, तो ये निकालना है। तो हम b को डायरेक्ट बोल सकते हैं 180 माइनस, इन दोनों को माइनस कर दो, 40 और 118 कितना हो गया, 40 और 10 50, यानी कि 158। तो लास्ट में 2 आएगा, ये बात तय है। और 58 है तो ये 22 आएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स
को सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियो देखने के लिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें अगर लाइक नहीं किया है तो। ठीक है, और कमेंट भी करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।